रागनी की जब आंख खुली तो वह बेड पर अकेली सो रही थी। उसने कर्तव्य को देखने के लिए अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे वहां कर्तव्य नहीं दिखा। ये कहाँ गए? वह खुद में बुदबुदाई और बेड से नीचे उतर गई। उसने टाइम देखा तो अभी 7 बजे हुए थे। यह सोचकर कि जरूर कर्तव्य तैयार होकर नीचे गया होगा, वह भी बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह नहा धोकर नीचे आती है तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। सुशील जी, रमेश जी, उनके पास ही मनोरमा जी, रहमानी जी वहां खड़ी थी, जबकि मनोरमा जी काफी बार बोल चुकी थी कि वह भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रागनी ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी चेयर को खींचकर बैठ गई। रहमानी जी ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखा। रागनी को वहां भी कर्तव्य नहीं दिखा तो वह पूछे बिना ना रह सके, मम्मी जी, प्रोफेसर कहाँ है? रूम में भी नहीं थे और यहाँ भी नहीं है। वह तो कॉलेज चला गया, बस अभी कुछ देर पहले ही निकला है। मैंने पूछा था कि क्या आज रागनी नहीं जा रही कॉलेज, तो उसने कहा कि वह इंडिपेंडेंट है तो खुद से आ सकती है और जा भी सकती है, और फिर चला गया। मनोरमा जी याद करते हुए बोली, जो कर्तव्य ने उनसे कहा था। मनोरमा जी की बात सुनकर रागनी के दिल में एक टीस सी उठी और बस फिर वह मेमन से नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद वह नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। उसने कैब बुक कर ली थी, पर अभी उसे कर्तव्य पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब वह हमेशा साथ जाते थे तो आज उसे ना लेकर जाने का क्या मतलब हुआ भला। नाराज तो उसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये जनाब उसे मनाने की बजाय खुद ही नाराज होकर बैठ गए हैं। कुछ देर बाद ही कैब कॉलेज के गेट के बाहर थी। रागनी अपना बैग संभालते हुए बाहर आई। उसने कैब ड्राइवर को पैसे दिए और खुद अंदर की तरफ बढ़ गई। सुबह का समय था तो अभी स्टूडेंट नहीं आए थे। कुछ सफाई वाले वहां सफाई कर रहे थे। वह इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी कि कहीं उसे कर्तव्य दिख ही जाए, पर कर्तव्य तो नहीं दिखा, लेकिन उसे रश्मि जी जरूर दिखाई दी थी। सेकंड फ्लोर पर वह कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्टाफ रूम की तरफ ही जा रही थी, लेकिन रागनी को देखकर उनके कदम खुद ब खुद ठिठक गए थे। रागनी, कैसी हो बच्चा? वह चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए बोली, पर रागनी ने उनको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और वहां से दूसरी तरफ जाने लगी कि बरबस ही रश्मि जी ने उसकी कलाई पकड़ ली। रागनी, मैं तुमसे सवाल कर रही थी, पर तुम हो कि मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो कि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। रश्मि जी उसकी तरफ देखकर बोली। उनकी बात सुनकर रागनी ने उनका हाथ झटक दिया और दबी सी आवाज में बोली, आपको दिक्कत क्या हो रही है? आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप कोई नहीं होती कि जिसके सवालों के जवाब मैं दूँ। तुम्हारे कहने में सच बदल नहीं जाएगा। माँ हूँ मैं तुम्हारी। रश्मि जी इस बार थोड़ा गुस्से में बोली। माँ, क्या सच में? हंसते हुए, माँ का मतलब भी जानती हैं आप? चलो कोई बात नहीं, आज आपकी ये गलत फहमी परे कर ही देती हूँ। माँ, जिसे त्याग, करुणा, ममता, स्नेह की मूरत कहा जाता है, बच्चे पर अगर मुसीबत आए उससे पहले ही माँ उसे खुद पर ले लेती है। मॉकिंगली उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्या आपने मेरे लिए ऐसा किया? नहीं, नहीं ना। मैं भी ना एकदम से गलत सवाल कर रही हूँ। वह भी एक गलत इंसान से। जिस औरत को अपनी 17 साल की बेटी पर कोई तरस नहीं आया, उस जैसी औरत को लानत भेजूं मैं? रागनी गुस्से में उन्हें देखती हुई बोली। भाई, उसकी बात सुनकर रश्मि जी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि सच में रागनी ने इतने सालों से अपने अंदर पल रहे गुस्से को कुछ ज्यादा ही हवा दे दी थी, जो कम होने की बजाय बड़ा ही था। रश्मि जी कुछ देर तो उसके चेहरे की तरफ देखती रही, जो गुस्से में तमतमा रहा था, और फिर वहां से जाने लगी कि तभी रागनी ने उन्हें रोक लिया, ये कहकर कि अभी कहाँ जा रही हैं एक्स राठौर? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रश्मि जी ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो अभी भी कुछ कहना बाकी है, जिसे समझकर रागनी अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर आगे बोली, और आपसे निवेदन है कि कृपा करके मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहें, स्पेशली मेरे पति से। आप मेरी लाइफ में दखलंदाजी कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रुक कर मेरी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और बस हमेशा खुशी रहना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती
कि मेरे और मेरे पति के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए। इतना होने के बाद अगर आप सोच रही हैं कि आप प्रोफेसर की मदद से मेरे और अपने रिश्ते को सुधार लेंगी, आपको लगता है कि आपके और मेरे बीच सब ठीक हो जाएगा, तो गलत लगता है, बहुत ही गलत। आपने खराब किया था, लेकिन अब मैं कुछ भी ठीक नहीं होने दूंगी। जो मैंने सहा है ना, आप हर रोज सहेंगी। ये सब बोलकर रागनी मुड़ी और वहां से चली गई। उसके जाते ही रश्मि जी की आंखों से एक गर्म आंसू की धारा गाल पर लुढ़क गई। उन्होंने अपने चेहरे को साफ किया और वहां से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गईं। वहीं रागनी ने अपने दिमाग से रश्मि जी का ख्याल निकाल दिया और वहां कर्तव्य को ढूंढने लगी। उसने बाहर से ही देख लिया था कि कर्तव्य स्टाफ रूम में तो नहीं था। क्या वह लैब में हो सकता है? यह सोचकर वह लैब की तरफ बढ़ गई। उसने लैब के सामने खड़े होकर दरवाजे को कुछ देर देखा और फिर अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सीधा कर्तव्य पर पड़ी थी, जो वहीं खिड़की के पास खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, वह उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, पर वह आराम से बता सकती थी कि वह कर्तव्य ही था। हमेशा की तरह उसने आज भी वाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके कॉल के कटने का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही कर्तव्य ने कॉल को कट करके फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाला, रागनी फौरन बोली, प्रोफेसर, मुझे आपसे बात करनी है। अचानक से रागनी की आवाज़ सुनकर एक पल को वह हड़बड़ा सा गया, क्योंकि उसे रागनी के यहाँ आने की कोई खबर ही नहीं थी और ना ही अब तक उसे एहसास हुआ था कि कोई उसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद है। उसने मुड़कर रागनी की तरफ देखा, जो चेहरे पर स्माइल लिए उसे ही देख रही थी। पहले तो वह थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि जहाँ तक उसे याद था, कल रात ही तो रागनी उससे नाराज़ थी और अभी वह स्माइल कर रही थी। उसे तो लगा था कि रागनी अब जल्दी से उससे बात नहीं करने वाली, पर यहाँ तो उसकी सोच के विपरीत हो रहा था। ये सब वह सोच ही रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन आने ही नहीं दिया था। अभी मुझे काम है, बाद में बात करते हैं, कर्तव्य नाराजगी के साथ बोला और वहां से चला गया। रागनी तो बस मुंह खोले उसे देखती रही। क्या इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? राघव रेड्डी अपने असिस्टेंट से बोला, जो अभी अभी उसके कमरे में आया था। सर, मैंने उनकी सारी जानकारी निकलवा ली है, वह बहुत ही सहजता से बोला। वही राघव रेड्डी बहुत ही दिलचस्पी से उसकी तरफ देखने लगा था, क्योंकि वह जल्द से जल्द रागनी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो अब मुहूर्त निकलवाऊं? जल्दी बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें। जी सर, बोलकर उसके असिस्टेंट ने अपने हाथ में पकड़े टैब को ओपन किया और उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसका नाम रागनी राठौर है। एक मिनट, रागनी राठौर नहीं, बल्कि रागनी सिंह राणा है। उसने कल मुझे बताया था, राघव रेड्डी बीच में बोला। तो उसके असिस्टेंट ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। शादी से पहले उनका सरनेम राठौर था, लेकिन शादी के बाद राणा हो गया है। क्या शादी? राघव चौंक कर बोला, क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रागनी की शादी हो रखी होगी। जी सर, वह मैरिड है। फैमिली में सिर्फ दादा ही थे। पापा हार्ट फेल की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद उनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अभी कुछ महीनों पहले ही उनके दादा ने उनकी शादी करवा दी और अपने छोटे बेटे के पास दिल्ली चले गए। अभी वह वहीं रहते हैं। उनके हस्बैंड एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और फैमिली में दादा है, मम्मी पापा हैं। असिस्टेंट बोला। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर राघव रेड्डी किसी सोच में पड़ गया था। असिस्टेंट रागनी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन उसे बता रहा था, और राघव भी बहुत ध्यान से सब सुन रहा था। लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। आर डी रागनी कॉलेज से घर आकर सीधा ही रहमानी जी के कमरे में आ गई थी और रोनी सी सूरत बनाकर उनके पास ही बैठ गई। रहमानी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची? आर डी, मैं क्या करूं? क्या हुआ, पहले मुझे बताओ तो सही, तभी मैं तुम्हें कोई राय दे पाऊंगी ना। रहमानी जी बोली, प्रोफेसर नाराज है मुझसे, बात भी नहीं कर रहे हैं, और आज सुबह तो वह मुझे कॉलेज लेकर भी नहीं गए, और अभी तो वह वापस भी नहीं आए, जबकि छुट्टी हो गई है।
कैब से अकेली आई हूँ मैं घर। क्या करूं बताओ ना, रागनी मुंह बनाकर बोली। क्या किया तुमने जो वह नाराज है? मेरी कोई गलती नहीं है। वह अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो। कर्तव्य समझदार है तुमसे, और अगर वह नाराज है तो कोई तो वजह होगी ही। यूं तो नहीं कि बिना बात के ही वह नाराज हो जाए। रहमानी जी उसे घूरती हुई बोली। वही रहमानी जी को कर्तव्य की साइड लेता देखकर रागनी चिढ़ गई। आप मेरी आरती हैं कि उनकी? हूं तो तुम्हारी ही। तो आप सिर्फ मेरी साइड लेंगी ना कि प्रोफेसर की? वरना नाराज हो जाऊंगी आपसे। रागनी बच्चों की तरह बोली। ठीक है, लेकिन पहले अपना शुभ कार्य बताओ, जो तुमने किया, जिसकी वजह से कर्तव्य नाराज है तुमसे। रागनी कुछ देर तो चुप रही, फिर उसने जो भी कल हुआ सब बता दिया, जिसे सुनकर रहमानी जी कुछ सोच में पड़ गई। तुम ना हमेशा ही ओवर रिएक्ट करती रहती हो। मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि कुछ कहो उससे पहले सोचो कि कहीं सामने वाले को मेरी उस बात का बुरा तो नहीं लग जाएगा। हमेशा तोल मोल कर बात कहनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसमें कर्तव्य की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती सिर्फ हमारी ही है। रागनी, मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, अब तुम यह नहीं मानोगी कि तुम्हारी गलती है। रागनी, अपने आप को सुधारो। शादी हो गई है तुम्हारी। अपने बिहेवियर की वजह से रिश्ते मत खराब होने दो। पहले चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि तुम अपने ससुराल में हो और मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। रहमानी जी उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। तो रागनी ने बुरा सा मुंह बना लिया। अच्छा, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, रहमानी जी सोचते हुए बोली। तो रागनी उतावली होकर बोली। तो फिर जल्दी बताइए ना कि क्या आइडिया है आपके पास। अरे आराम से बता रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तो कुछ नहीं है, बस मैं तो यूं ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, आप आराम से बता दीजिए मुझे। हाँ, तुम कर्तव्य के लिए उसका मनपसंद खाना बना दो, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और तुम उसे अच्छा खाना खिलाती हो बनाकर अपने हाथों से, तो क्या पता वह अपनी नाराजगी छोड़ दे। रहमानी जी ने अपनी बात रखी, लेकिन रागनी का चेहरा अभी भी लटका हुआ था। क्या हुआ, आइडिया पसंद नहीं आया? रहमानी जी ने जब देखा कि रागनी अभी भी मुंह लटकाए बैठी है, वह उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछ बैठी। आरडी, आप अच्छे से जानती हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। फिर अच्छे की उम्मीद तो दूर की बात है। रागनी अपने दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रखती हुई बोली। ओह, मैं भी ना भूल गई थी। रहमानी जी अपने सिर पर हाथ रखकर बोली। वह थोड़ा रुकी और फिर आगे बोली। क्यों ना खाना मैं बना दूं और तुम अपने नाम से सर्व कर दो। वह बहुत चालाक है, उन्हें पता चल जाएगा कि वह खाना आपने बनाया है। रागनी सोचते हुए बोली। उसके साथ ही रहमानी जी भी सोचने लगी, कोई और आइडिया? किसी को मेरी हेल्प चाहिए? तभी ये आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। मम्मी जी, आप यहाँ? रागनी बेड से उठते हुए दरवाजे पर खड़ी मनोरमा जी से बोली। मनोरमा जी ने दरवाजे को बंद किया और खुद रागनी की ओर बढ़ गईं। उन्होंने रागनी का हाथ पकड़ा और उसे वापस से बेड पर बिठा दिया, और वह खुद भी उसके पास ही बैठ गईं। तुम दोनों मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, बहुत काम आ सकती हूँ मैं तुम्हारे। मनोरमा जी ने हल्के से मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा। वहीं उनकी बात सुनकर रागनी ने उलझे हुए भावों के साथ रहमानी जी की तरफ देखा, क्योंकि आजकल उन्हें मनोरमा जी का बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अब पहले की तरह उससे बर्ताव नहीं करती थी। पर कोई टीम ही नहीं है, रहमानी जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली। ओह ठीक है, अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं, रागनी की ओर देखते हुए। क्यों रागनी बेटा? मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली। रागनी ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अब बताओ क्या बात है? मनोरमा जी ने उससे पूछा। तो रागनी अपनी गर्दन नीचे करके बोली। प्रोफेसर नाराज हैं, इसलिए मैं आरडी से उनको कैसे मनाऊं यह पूछ रही थी। ओह, तो कोई आइडिया मिला? मनोरमा जी ने उससे सवाल किया। तो जवाब में रागनी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। मनोरमा जी सोचते हुए बोली। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह जल्दीबाजी में पूछ बैठी, पर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही है। वहीं मनोरमा जी और रहमानी जी ने उसका उतावलापन देखा तो वह दोनों ही मुस्कुरा दी।
बचपन से ही कर्तव्य जब भी नाराज या फिर गुस्सा होता था तो मैं उसे मनाने के लिए मैंगो मस्ती बनाती थी। उसे बचपन से ही बहुत पसंद है और उसे खाकर वह जल्दी ही मान भी जाता था। मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली, मैंगो मस्ती? पर यह भी मुझे बनानी नहीं आती। बेटा, यह तो बहुत आसान है, चलो बताती हूँ कि कैसे बनाती है। मनोरमा जी उठते हुए बोली तो रागनी भी जल्दी से उठ गई। चलिए, फिर वह तीनों ही किचन में आ गईं। मनोरमा जी ने फ्रिज से आम निकाले और उन्हें चाकू की मदद से छीलने लगी। रागनी भी बड़ी गौर से उन्हें यह करता देख रही थी और अगले 5-6 मिनट में ही मनोरमा जी ने मैंगो मस्ती बना ली थी। वह उस पर कुछ रेड और ग्रीन चेरी ऐड करती हुई बोली, ये तुम्हारे लिए है, खाकर बताओ कैसी है, और डिनर में तुम बना देना कर्तव्य के लिए। ओके मम्मी जी। यह बोलकर रागनी ने मैंगो मस्ती वाली कटोरी उठाई। सबसे पहले उसने उसमें मौजूद चेरीज को चम्मच से साइड किया, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मनोरमा जी ने जब ये देखा तो एक अतीत का साया सा उनकी आंखों से होकर गुजरा। क्या तुम्हें चेरी पसंद नहीं? मनोरमा जी ने रागनी से सवाल किया तो रागनी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे ये। जानती हो रागनी, मेरे बिसु को भी पसंद नहीं थी और इसलिए मैं उसकी मैंगो मस्ती में कभी भी चेरी नहीं डालती थी। अगर किसी दिन मैं भूल कर भी डाल देती तो वह जैसे तुम हटा रही हो ना, वो भी ऐसे ही हटाकर खाता था। मनोरमा जी थोड़ा इमोशनल होकर बोली। भाई आज पहली बार बिसु का नाम सुनकर रागनी ने खाते हुए ही उनकी तरफ देखा और थोड़ा कंफ्यूज लुक के साथ बोली, ये बिसु कौन है मम्मी जी? बिसु तो उसे मैं प्यार से कहती थी। उसका नाम विश्वास था, मेरा बड़ा बेटा और कर्तव्य का बड़ा भाई। मनोरमा जी फीका सा मुस्कुराकर बोली, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था जो रागनी और रहमानी जी दोनों ने ही बखूबी देखा था। रागनी हैरान थी क्योंकि जब से वह इस घर में आई है तब से ही एक बार भी उसने विश्वास का जिक्र तक नहीं सुना था, और आज अचानक से मनोरमा जी उसे बता रही थी कि उनका एक और बेटा था। उसे तो हमेशा से ही लगता था कि कर्तव्य अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, लेकिन शायद ऐसा था नहीं। क्या आपका एक और बेटा है मम्मी जी? हाँ था, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहता, तारों की दुनिया में रहता है। सॉरी मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था इस बारे में। रागनी उदास होकर बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, दरअसल कोई उसका नाम इसलिए नहीं लेता ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। एक माँ हूं ना, बस चाह कर भी अपने दिल को नहीं समझा पाती। मनोरमा जी आंखों में नमी लिए बोली। अब वहाँ का माहौल कुछ उदास हो गया था, इसलिए रहमानी जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देती हुई बोली, आप प्लीज खुद को संभालिए, क्योंकि होनी का लिखा कोई नहीं टाल सकता, और अल्लाह मियाँ ने हमारे जितने सांस लिखे होंगे बस उतने ही लेंगे। बाकी वे अपना नाम थोड़ी ही लिवाता है, इल्जाम बहाने का ही होता है। हाँ, ये तो बात आपने सही कही। वह अपनी आंखों से आंसू साफ करती हुई थोड़ा भर्राए गले से बोली, अच्छा अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम भी आराम करो। कुछ देर बाद मनोरमा जी जब नॉर्मल हुई तो वह रागनी की तरफ देखकर बोली, जी मम्मी जी। रागनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मनोरमा जी वहां से निकल गईं। उनके जाने के बाद रागनी और रहमानी जी दोनों ही अपने अपने कमरे में आ गईं। कमरे में आने के बाद रागनी अपनी स्टडी में लग गई, क्योंकि आज कॉलेज से उसे बहुत काम जो मिला था। वह चाहती थी कि वह अपना काम खत्म कर ले और फिर आराम से कर्तव्य को मनाएगी। शाम होने से पहले ही कर्तव्य घर आ गया था और घर आकर वह सीधा ही स्टडी रूम में चला गया था। जब वह स्टडी रूम में जा रहा था तो रागनी उसे जाता हुआ देख चुकी थी। फिर वह उदास मन के साथ नीचे आ गई। रात का खाना सुशील जी, रमेश जी, मनोरमा जी और रहमानी जी एक साथ खाया था, और पहले के मुकाबले जल्दी ही। दरअसल मनोरमा जी खुद चाहती थीं कि रागनी और कर्तव्य को थोड़ा टाइम अकेले में मिले डिनर के टाइम। जब सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए तो रागनी ने अपना और कर्तव्य का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और उसके बाद उसे बुलाने के लिए स्टडी रूम में ही चली गई, क्योंकि उसे वहाँ गए काफ़ी घंटे बीत गए थे। पर मजाल है कि वह एक बार भी बाहर आया हो। वहीं स्टडी रूम में कर्तव्य अपने सीक्रेट मिशन से रिलेटेड ही कोई काम कर रहा था और उसे जरा सी सुध नहीं थी कि डिनर का टाइम भी हो गया है। उसका ध्यान दरवाजे की खटखटाहट से टूटा। उसने टाइम देखा तो 9 बज चुके थे।
उसने जल्दी से अपने सामने खुले लैपटॉप को शट डाउन किया और उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही कर्तव्य ने देखा कि सामने रागनी खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कर्तव्य भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं कर्तव्य को मुस्कुराता देख रागनी को लगा कि शायद कर्तव्य की नाराज़गी चली गई है, और तभी कर्तव्य को याद आया कि वह तो नाराज़ था उससे। वह इतनी जल्दी तो उससे अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं कर सकता था। यह सोच कर ही अगले पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, और अब उसका चेहरा एकदम संजीदा सा हो गया था, जिसे देखकर रागनी की भी मुस्कान गायब हो गई थी। पर वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। उसने वापस से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाई और वह हौले से बोली, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। कर्तव्य ने उसकी बात सुनी और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कर्तव्य का यूं चुपचाप चले जाना रागनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी छोटी सी बात पर कितने नाराज हो रहे हैं, बल्कि नाराज होना मुझे चाहिए। हूँ, वह मुंह बनाकर बोली और फिर कर्तव्य के पीछे पीछे कमरे में आ गई। कर्तव्य ने अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और खुद वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। रागनी अपने दोनों हाथों को फैलाकर जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? कर्तव्य कुछ नहीं बोला और बस उसे देखता रहा। रागनी दोबारा बोली, मैंने खाना निकाल दिया है, आप मेरे साथ नीचे चलिए पहले। अगर देरी की तो ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। अब इंसान शांति से कपड़े भी नहीं बदल सकता क्या? कपड़े बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, खाना ही तो खाना है। जल्दी चलिए वरना ठंडा हो जाएगा। रागनी उसके हाथ को पकड़कर उसे लगभग अपने साथ खींचती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है रागनी? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कर्तव्य थोड़ा गुस्से में बोला, पर रागनी को उसके गुस्से से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आपको जितना डांटना है, जितना सुनाना है, जितना गुस्सा करना है, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ नीचे चलकर डिनर कर रहे हैं। इस वक्त रागनी के लहजे में ऑर्डर था। वह कर्तव्य को जबरदस्ती अपने साथ नीचे ले आई और डाइनिंग टेबल के पास आकर एक कुर्सी खींची और उसे उस पर बिठा दिया। रागनी ने जल्दी से उसकी प्लेट को सीधा किया और जल्दी से उसमें खाना रखने लगी। इस बीच कर्तव्य गुस्से में उसे देख रहा था। हाँ, वह बात अलग थी कि वह सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा कर रहा था उसके सामने। अगर वह चाहता तो रागनी के साथ नीचे आता ही नहीं, पर वह अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही आ गया था उसके साथ। जल्दी से खाना शुरू कीजिए। वह भी उसके पास वाली कुर्सी को खींचकर उस पर बैठ गई और अपना खाना भी प्लेट में निकाल लिया। दोनों शांति से खाना खाने लगे। सब कहाँ गए? वह सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने जा चुके हैं। तो तुमने क्यों नहीं किया उनके साथ डिनर? आपके बिना मैं कैसे कर लेती? रागनी बार बार अपनी पलकों को झपकाती हुई बोली। क्यों नहीं कर सकती तुम मेरे बिना? कर्तव्य ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया। तो रागनी कुछ कहने से पहले रुकी। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि पत्नी पहले खाना खाए और पति बाद में। और ये किसने सिखाया तुमको? आरडी ने बताया था। रागनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली और वापस से खाना खाने लगी। जब दोनों का खाना हो गया तो रागनी जल्दी से उठी और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। अब उसके हाथों में मैंगो मस्ती की 2 कटोरियाँ थीं। उसने एक कटोरी को कर्तव्य के सामने रखा और बहुत प्यार से बोली, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, आप खाकर बताइए कि कैसी बनी है। वह कर्तव्य ने जब मैंगो मस्ती देखी तो वह अंदर ही अंदर खुश हुआ कि रागनी उसे मनाने के लिए अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स कर रही है। मम्मी ने बताया है ना कि मुझे यह पसंद है। हाँ, अच्छी बनी है, वह खाते हुए बोला। तो रागनी मुस्कुराकर बोली, मैंने आपको माफ़ किया और अब आपने मुझे माफ़ किया। रागनी की बात सुनकर कर्तव्य ने रागनी की तरफ देखा और फिर उससे अपनी नज़रें हटाकर चुपचाप अपनी मैंगो मस्ती खाने लगा। कर्तव्य का जवाब नहीं देना रागनी को बेचैन कर गया था। कुछ देर बाद दोनों ही कमरे में आ गए थे। कर्तव्य ने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर लेट गया। रागनी बाथरूम में गई और फिर कुछ मिनट बाद ही बाहर आ गई। बाथरूम के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ पर अनायास ही कर्तव्य की नज़रें बाथरूम की तरफ उठी। वहाँ रागनी खड़ी थी, जिसे देखकर कर्तव्य की आंखें हैरत में बड़ी हो गईं।
रागनी ने इस वक्त रेड कलर की एक शार्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। उसमें उसके लंबे पैर साफ दिख रहे थे। ऊपर से वह ऑफ शोल्डर थी। इस वक्त उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। कर्तव्य तो बस उसे देखता ही रह गया था। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल असामान्य तरीके से धड़कने लगा था। वही रागनी इस वक्त थोड़ा नर्वस हो रही थी और साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी कि वह यूं कर्तव्य के सामने खड़ी थी। रागनी ने धीरे से अपनी नजरें उठाई तो कर्तव्य उसे ही देख रहा था। वह धीरे से चलकर बेड तक आई और कर्तव्य के पास बैठ गई। सॉरी। वह धीरे से अपने हाथ को कर्तव्य के हाथ पर रखकर बोली और कर्तव्य तो बस वहीं पिघल गया। उसने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो रागनी उसके सीने से लगी हुई मुस्कुरा दी। आखिर उसके एफर्ट सफल हुए थे। अभी तो माफ किया पर आगे नहीं करूँगा अगर तुमने फिर से ऐसी हरकतें की तो। दादाजी की हेल्थ सही नहीं रहती है और तुम उन्हें ही परेशान कर देती हो। कर्तव्य उसके बालों को सहलाता हुआ बोला तो रागनी ने अपना चेहरा उसके सीने में और छुपा लिया। कर्तव्य ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और उसे उसके दोनों कंधों से पकड़कर बेड पर लिटा दिया। रागनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रागनी जब कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई तो मनोरमा जी उसे पकड़कर अपने साथ किचन में ले आई क्योंकि उन्हें जानना था कि उसका आइडिया काम किया कि नहीं। क्या हुआ, कर्तव्य माना या नहीं? मनोरमा जी ने सवाल किया तो रागनी ने शर्माते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर मनोरमा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि कर्तव्य मान ही जाएगा। जी मम्मी जी, आपने कहा था। अब सब ठीक है। थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की कोई भी बात नहीं है, मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली। वैसे क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? रागनी थोड़ा रुककर मनोरमा जी से बोली तो मनोरमा जी ने अपना सिर हिला दिया जैसे वह कह रही हूँ हाँ क्यों नहीं, पूछो जो पूछना है। आप पहले मुझे पसंद नहीं करती थी पर अचानक क्या हुआ कि आप इतनी स्वीट हो गई? आखिर रागनी ने अपने मन में कुछ दिनों से चल रहे सवाल को पूछ ही लिया था। वहीं उसका सवाल सुनकर मनोरमा जी रागनी की तरफ गौर से देखने लगी। रागनी को लगा जैसे उसने गलत सवाल पूछ लिया है तो वह अपने गले को साफ करके बोली, सॉरी मम्मी जी, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मेरे मन में आया तो बस मैंने पूछ लिया। यह बोलकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी तो मनोरमा जी तुरंत बोली, तुमने सही सवाल किया है, जवाब सुनने तक तो रुक जाओ। उसकी बात सुनकर रागनी रुक गई और वापस से उनकी तरफ मुड़ी। मनोरमा जी आगे बोली, हाँ मानती हूँ कि मुझे तुम पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसका रीज़न था कि तुम्हारे आते ही कोई मेरी बात ही नहीं सुनता था। यहाँ तो मुझे थोड़ा चिढ़ होने लगी तुमसे कि तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन नहीं हुए और मैं यहाँ इतने साले से हूँ। सब तुम्हें वैल्यू दे रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। मेरे कुछ सपने थे कर्तव्य की बीवी को लेकर, वह जैसे अंदर ही टूट गए थे। तो बस इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस वजह से तुम्हें पसंद नहीं करती वह तो बेबुनियाद सी थी, बल्कि तुम तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची हो। कर्तव्य तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि एक माँ की खुशी उसके बच्चों की खुशी में ही होती है। माँ की नाराज़गी उनके बच्चों से बढ़कर कभी हो ही नहीं सकती है। शुरुआत में तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी पर धीरे धीरे तुम मुझे अच्छी लगने लगी। तुम इतनी परफेक्ट नहीं जितनी परफेक्ट मैंने कर्तव्य की बीवी लाने की सोची थी, पर कोई नहीं, परफेक्ट तो तुम्हें मैं बना ही दूंगी, इतना तो मुझे खुद पर यकीन है। मनोरमा जी ने अपनी बात को लगातार बोलते हुए ख़त्म कर दिया। वहीं उनकी पूरी बात सुनकर रागनी थोड़ी हैरान भी थी और थोड़ी खुश भी। हाँ जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे अक्सर अनजाने में गलतियाँ हो ही जाती हैं, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आपको निराशा ना हो। वहाँ कुछ देर की शांति के बाद रागनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाय मेरी बच्ची, बस इसी कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा ऐसे ही रखना। मनोरमा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली तो रागनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं रहमानी जी किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कान थी। वह तो हमेशा से ही यही चाहती थी कि रागनी और मनोरमा जी के बीच एक अच्छा सा और मजबूत सा रिश्ता बने, और धीरे धीरे ही सही पर दोनों का रिश्ता भी सुधर रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई
नाश्ते का इंतजार कर रही थी और किचन में समर नाश्ता बना रहा था। आज की डेट में मुझे नाश्ता मिल जाएगा क्या? श्रद्धा थोड़ा ऊंची आवाज में बोली तो समर किचन से बोला, बनकर तैयार हो ही गया, अभी लेकर आता हूँ मैं बाहर। श्रद्धा ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और मुंह लटकाकर बोली, लगता है आज तुम्हारे पापा तुम्हें और मुझे दोनों कोई भूखा रखने वाले हैं। कि तभी घर की डोरबेल बजी। श्रद्धा ने एक नज़र किचन की तरफ देखा तो समर अभी भी अंदर ही था। फिर वह धीरे से कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजे को खोला तो सामने खड़ी रश्मि जी को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। मम्मी, आप इस वक्त यहाँ? रश्मि जी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और अंदर आ गईं। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे जिसमें नाश्ता था। श्रद्धा भी दरवाज़ा बंद करके अंदर ही आ गई थी। बाहर से आती कुछ आवाज़ सुनकर अब तक समर भी किचन से बाहर आ गया था। उसने भी जब रश्मि जी को देखा तो वह भी थोड़ा हैरान हुआ। अरे मम्मी जी, आप यहाँ इस वक्त? समर ने भी सवाल किया। रश्मि जी ने अपने हाथ में पकड़े नाश्ते के पैकेट को वहीं टेबल पर रखा और उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखते हुए बोली, आज मैंने श्रद्धा की पसंद का नाश्ता बनाया था तो सोचा कि कॉलेज जाने से पहले तुम्हारे यहाँ ही चलूँ। क्या तुम दोनों को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, श्रद्धा तुरंत बोली। दरअसल तुम्हारे पापा ही आ रहे थे पर अचानक ही उन्हें ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए फिर मुझे ही यहाँ आना पड़ा। ओह, तो फिर आप दीपक को भी ले आती साथ में, उसे क्यों अकेला छोड़ दिया अपने घर पर? श्रद्धा धीरे से बोली। मैंने भी उससे कहा था कि मेरे साथ चल, पर वह बोला कि किसी और दिन चलूँगा, आज स्कूल में कुछ काम है। रश्मि जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो श्रद्धा ने अपनी गर्दन हिला दी। क्या तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया? हमारे सेफ नाश्ता बना रहे थे, श्रद्धा थोड़ा हंसकर बोली तो समर ने मुंह बना लिया। वह रश्मि जी से बोला, जब से ये माँ बनने वाली है ना, तब से तो इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मतलब तुम मुझसे परेशान हो गए हो? अगर ऐसा है तो बोल दो, मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। आखिर लाडली गुड़िया हूँ मैं इनकी। रश्मि जी की साइड से हक करते हुए। क्यों मम्मी, सही कहा ना? श्रद्धा मुंह बनाकर बोली तो रश्मि जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल मेरी बच्ची। अरे सासू माँ, ये तो गलत बात हुई, आपने पार्टी बदल ली। समर बच्चों की तरह मुंह बनाकर रश्मि जी से बोला। उसके ऐसे बोलने पर श्रद्धा के साथ साथ रश्मि जी भी हंस पड़ी। ऐसे ही एक महीना और बीत गया था। इस एक महीने के बीच सब नॉर्मल ही था। सबकी लाइफ एकदम शांति से चल रही थी। वहीं कर्तव्य भी अब अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। राघव रेड्डी के कुछ अड्डों पर, जहाँ से वह हर जगह ड्रग्स सप्लाई करता था, उन पर पुलिस ने छापा मार दिया था और काफ़ी भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुआ था। और कुछ अड्डों पर अभी तक छापा नहीं पड़ा था, पर पुलिस की बराबर नज़र वहीं पर थी। वह बस आगे से ऑर्डर आने के ही इंतजार में थे। कर्तव्य और उसकी टीम ने भी मिलकर सीएम और राघव रेड्डी के खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा कर अथॉरिटी को दे दिए थे। इन सब चीज़ों से राघव रेड्डी काफ़ी बौखलाया हुआ था, क्योंकि लगातार उसके कई अड्डों पर रेड हो चुकी थी। उसका करोड़ों का माल फंस गया था। अपने माल को छुड़वाने के लिए लगातार वह सीएम पर प्रेशर बना रहा था, लेकिन इस मामले में सीएम कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस मिशन में काफ़ी फोर्स इन्वॉल्व थी और वह डायरेक्टली भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी छिन जाने का भी डर था। वह दोनों तरफ से ही बंधे हुए थे। एक रोज़ कॉलेज के बाद रागनी श्रद्धा और समर के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। शॉपिंग करते हुए शाम हो गई थी और तीनों ही मॉल के बाहर आए। मैंने घर पर फ़ोन करके बोल दिया है, तो वह गाड़ी भेज रहे हैं, तीनों साथ में चलते हैं। रागनी उन दोनों की ओर देखते हुए बोली। अरे नहीं रागनी, दरअसल मुझे मेडिकल स्टोर पर जाना है कुछ सामान लेने, और जिस मेडिकल स्टोर पर जाना है ना, वह यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ से कैब ले लेती हूँ। श्रद्धा बहाना बनाते हुए बोली, जबकि वह नहीं चाहती थी कि घर छोड़ने के बहाने से रागनी जिद करके उनके घर जाए, क्योंकि पहले भी कई बार रागनी जिद कर चुकी थी उनके घर जाने की। लेकिन हर बार श्रद्धा कोई ना कोई बहाना बना ही देती थी, क्योंकि वह हमेशा ही उसे झूठ बोलती आई थी अपनी फैमिली को लेकर। वहीं समर की फैमिली भी इस शहर में नहीं रहती थी, लेकिन उसने भी रागनी के सामने कहा था कि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। अरे यार, तुम भी ना पहले ही बता देती
तो हम साथ में चलते। रागनी मुंह बनाकर बोली। तो समर तुरंत बोला, अरे रागनी, ऐसा करते हैं तो फिर कि मैं श्रद्धा के साथ चला जाता हूँ। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो मैं इसे इसके घर सेफली पहुँचा दूंगा। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है। फिर जाओ तुम दोनों, और घर पहुंचकर फ़ोन ज़रूर कर देना, मैं बोली। श्रद्धा और समर दोनों ही रागनी को बाय बोलकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रागनी के सामने गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर बाहर आया और रागनी की तरफ बढ़ गया। आइए छोटी मैडम। रागनी ने उस ड्राइवर को पहचान लिया था। वह मुस्कुराई और गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर भी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ ली। रागनी अपने सिर को सेट पर टिकाए आंखें बंद करके बैठ गई थी, क्योंकि वह शॉपिंग करती हुई आज थोड़ी थक गई थी। गाड़ी भी एकदम आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए, जिससे रागनी ने घबराकर अपनी आंखें खोली। क्या हुआ छोटी मैडम? सामने एक गाड़ी आकर रुकी है, ड्राइवर सामने देखते हुए रागनी से बोला। तो रागनी ने भी सामने देखा, जहाँ एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी थी। ये देखकर रागनी का चेहरा गुस्से में भर गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर रोड पर आ जाते हैं, पर यह तक पता नहीं कि चलाते कैसे हैं, रागनी गुस्से में बोली और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। ड्राइवर डरते हुए रागनी से बोला, मैडम रहने दीजिए, गुंडे मवाली होंगे। गुंडे मवाली हैं तो क्या हुआ, इनके बाप की रोड है, मैं देख कर आती हूँ, तुम रुको यहीं, रागनी गुस्से में बोली और वहां से उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वह रोड एकदम सुनसान सा था। बहुत बहुत देरी पर गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। रागनी चलते हुए उस काली गाड़ी के पास आई और उसकी विंडो पर नॉक करते हुए बोली, खोलो इसे। तभी पीछे की तरफ का दरवाज़ा खुला। एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया और रागनी को पकड़कर उसे पीछे वाली सीट पर धकेल दिया। यह सब कुछ उसने इतनी जल्दी किया था कि रागनी को सोचने तक का समय नहीं मिला। आदमी भी जल्दी से अंदर आकर बैठा और ड्राइवर सीट पर बैठे उस जैसे ही एक आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से मुड़कर चले गए। ये सब देखकर रागनी का ड्राइवर भी घबरा गया। वह कुछ दूर उस गाड़ी के पीछे भागा भी, पर उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, जिस वजह से वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा, पर वह दूसरी काली गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कर्तव्य को मिला दिया। वहीं गाड़ी में रागनी खुद को उनकी पकड़ से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, फिर पुलिस तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। रागनी की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा। हा हा, देख रहे हो भाई लोग, ये मैना कंप्लेंट करेगी हमारी पुलिस में। एक आदमी ठहाका मारकर हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, करूंगी मैं तुम्हारी कंप्लेंट, रागनी खुद के डर को छुपाते हुए बोली, क्योंकि वह उनके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी, वरना वह लोग उसे कमजोर समझते और उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। ये रागनी सोच रही थी। ये मैना चुपचाप बैठ, वरना एक ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वह आदमी बोला, जो रागनी को संभाल रहा था। उसकी इस धमकी से रागनी चुपचाप बैठने के बजाय उसे ही पीटने लगी। वह अपने दोनों हाथों से उस आदमी पर वार कर रही थी, लेकिन उस आदमी पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह आदमी हंसने लगा। रागनी ने देखा कि उस आदमी पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने ड्राइवर सीट पर बैठे उस आदमी की तरफ देखा और फिर अगले ही पल वह उसकी तरफ लपकी। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचने लगी, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। ए लड़की, पागल हो गई है क्या? छोड़ जल्दी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी बोला। तभी पीछे बैठे उस आदमी ने रागनी की गर्दन पकड़ी और उसे पीछे धकेल दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े क्लोरोफार्म स्प्रे को रागनी के चेहरे पर स्प्रे कर दिया और कुछ ही सेकेंड में रागनी बेहोश हो गई थी। बॉस ने ये नहीं कहा होता ना कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए, तो अब तक इसे सही कर चुका होता। वह आदमी रागनी की तरफ देखता हुआ गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, बॉस का ऑर्डर है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ड्राइविंग सीट पर बैठा वह आदमी बोला। इसी के साथ गाड़ी में एकदम शांति छा गई। गाड़ी रोड पर दौड़ते जा रही थी। एक बड़े से कमरे में बेड पर रागनी अभी भी बेहोश थी।
उसके पास ही चेयर पर राघव रेड्डी बैठ उसे ही एकटक देख रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसके गालों को छूता हुआ बोला, तुम मैरिड हो, ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सोचा था कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन तुम तो जहन से निकल ही नहीं रही थी। फिर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए तुम्हें किडनैप करवाया। आज रात ही मैं ये शहर छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस फोर्स मुझे ढूंढ रही है। अपने साथ मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। जानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर देखना, तुम जल्दी ही अपनी ससुराल, अपने पति को भूल जाओगी। फिर हम शादी करेंगे और एक साथ बहुत खुश रहेंगे। उसका बोलना कुछ यूं था जैसे उसने जो कहा है वह उसे करके ही रहेगा। वह थोड़ा रुका और आगे बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी थी, मैं तुम्हें फिर भी अपना लूंगा। उसने उसके बालों को सहलाया। तुम बहुत ही प्यारी हो और बस अब मेरी ही हो। फिर वह उठा और उस कमरे से बाहर आ गया। कमरे के बाहर कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। राघव रेड्डी ने उनसे बराबर निगरानी रखने को कहा और वहां से आगे बढ़ गया। वह जैसे ही हॉल में आया तो वहीं पर उसका असिस्टेंट काफी परेशान सा लग रहा था। उसका परेशान सा चेहरा देखकर राघव रेड्डी समझ गया था कि कुछ तो सीरियस बात है। वह वहीं रखे सोफे पर बैठा और अपने पैर पर पैर चढ़ाए उसकी ओर देखकर बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही परेशानी की है सर, तो परेशान होना लाजमी है। ऐसा क्या हो गया? सीएम सर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राघव रेड्डी का असिस्टेंट परेशान होकर बोला। ओह, थोड़ा रुक कर, काम ऐसे करेगा तो अरेस्ट तो होगा ही। राघव रेड्डी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सोचते हुए, किस गुनाह के लिए उसे अरेस्ट किया है? क्या कंप्लेन है? सरकारी पैसों में घोटाला, ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों को अपने शहर में पनाह देने के, ड्रग्स को अपने पब्लिशिंग हाउस में रखने के लिए। दरअसल उनके सचदेवा पब्लिशिंग हाउस में पुलिस ने रेड डाली थी। वहां पर हमारा छुपाया हुआ माल मिला, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। असिस्टेंट बोला, क्या हमारा नाम ले लिया? जी सर, सूत्रों से तो यही पता चला है कि सीएम साहब ने आपका नाम लिया है कि इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। वह कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए भी मान गए हैं। असिस्टेंट परेशान सा बोला। भाई उसकी बात सुनकर अब तक राघव रेड्डी के माथे पर भी परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। सर, एक और बात है जो आपसे कहनी है मुझे। थोड़ी देर की शांति के बाद असिस्टेंट दोबारा बोला, पर इस बार वह थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। क्यों किस्तों में तकलीफ दे रहे हो? एक ही बार में बताकर दूर करो ना। राघव रेड्डी गुस्से में चिल्लाकर बोला। उसके चिल्लाने से असिस्टेंट प्रदीप थोड़ा सहम गया। दरअसल सर, पुलिस आपको हर जगह पर तलाश रही है। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और अगर हम इसी शहर में रहे तो 4 या 5 घंटे बाद पुलिस यहाँ पहुँच ही जाएगी और हमें अरेस्ट कर लेगी। आगे तो फिर आप जानते ही हैं कि हमारे साथ क्या होगा। अपने असिस्टेंट की सारी बात सुनकर अब राघव रेड्डी के माथे पर पसीने की बूंदें भी चमक उठी थी, जिसका साफ मतलब था कि वह डर रहा था कि कहीं पुलिस उसे अरेस्ट ना कर ले। अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं पता सर कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम चौतरफा फंस चुके हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हमें पुलिस पकड़ लेगी। प्रदीप डरता हुआ बोला, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कितना डरा हुआ है पुलिस के नाम से ही। और अगर पुलिस ने सच में उसे अरेस्ट कर लिया तो आगे का सोच कर ही उसका गला सूखने लगा था। मेरे पास एक आइडिया है, तुम फिक्र मत करो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और हम यहाँ से आसानी से निकल भी जाएंगे। फिर कभी मुड़कर इस शहर में नहीं आएंगे। राघव रेड्डी, जिसके माथे पर थोड़ी देर पहले पसीने की बूंदें चमक रही थीं, चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था, अब वहाँ अचानक ही एक मुस्कान आ गई थी, मानो उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ गया है यहाँ से बाहर निकलने का। क्या आइडिया सर? समय आने पर बता दूंगा कि क्या आइडिया आया है मेरे दिमाग में। राघव रेड्डी थोड़ा खुश होकर बोला। फिर वह वहां से उठा और सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। यह घर थोड़ा पुराने टाइप का था, सिंपल बट एलिगेंट। यहाँ हर सुविधाएं थी। दरअसल
यह राघव रेड्डी का पुश्तैनी घर था, जो शहर की भीड़ भाड़ से अलग एकदम शांत सी जगह पर था, मुंबई शहर से बाहर। उस घर के चारों तरफ घना जंगल था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि घने जंगल में एक खूबसूरत सा घर भी हो सकता था। दरअसल यहाँ पहले जंगल नहीं था, लेकिन समय के साथ यहाँ जंगली बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए, जिसकी वजह से ये जगह एक जंगल की शक्ल में बदल गई। असिस्टेंट प्रदीप ने राघव रेड्डी को ऊपर जाते हुए देखा और फिर उस तरफ बढ़ गया जहाँ रागनी को रखा गया था। उसने बॉडीगार्ड से दरवाज़ा खोलने को कहा। असल में वहाँ पर ताला लगा हुआ था, जो कि राघव रेड्डी के कहने पर ही बॉडीगार्ड ने लगाया था। प्रदीप राघव रेड्डी का खास आदमी था, इसलिए बॉडीगार्ड उसे मना नहीं कर पाया। उसने दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। प्रदीप अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर बेहोश रागनी पर गई। एक पल को उसका दिल पसीज सकता, पर फिर आगे बढ़ा और अपना फ़ोन निकालकर रागनी की एक फ़ोटो खींच ली। रागनी की खींची हुई फ़ोटो को उसने किसी के पास सेंड कर दिया और उसके बाद उसने अपने फ़ोन को बंद करके अपनी पॉकेट के हवाले कर दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। पर मन में अभी भी रागनी का ही ख्याल आ रहा था। वह अच्छे से समझ रहा था कि राघव रेड्डी क्या चाहता है रागनी से, पर यह नहीं हो सकता था। रात के करीब 11 बजे कर्तव्य परेशान सा बैठा था। उसके सामने ही हेड बॉस अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वह इस वक्त बेहद गुस्से में है। श्रद्धा और समर दोनों ही पीछे चुपचाप से खड़े थे। सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या बोल रहे थे कि रागनी का अच्छे से ख्याल रखोगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। हूँ, सब झूठ था, हर एक बात झूठ थी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी लापता है। शाम के 5 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक का समय बहुत ज़्यादा है। कर्तव्य कहाँ है मेरी बेटी? किसने अगवा किया है उसे? कौन है इन सब के पीछे? हेड बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए बोले। भाई कर्तव्य जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। जब से ड्राइवर ने उसे सब बताया था, तब से ही वह उसे हर जगह ढूंढ रहा था। अपने हर सोर्स का इस्तेमाल कर रहा था कि बस किसी तरह एक बार रागनी का पता चल जाए कि आखिर वह कहाँ है और किसने उसे किडनैप किया है। घर पर भी ये कहा था उसने कि वह आज रागनी को लेकर बाहर जा रहा है और शायद ही वह आज रात वापस आए। घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कर्तव्य के दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रागनी का ख्याल घूम रहा था, जो उसे ढंग से सांस भी नहीं लेने दे रहा था। उसे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। कर्तव्य को चुप देखकर हेड बॉस का गुस्सा अब और ज़्यादा उबाल मारने लगा था। वह आगे फिर चिल्लाकर बोले, क्यों बुत बनकर बैठे हो? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने तुमसे पूछा है, जवाब दो अब। यूं तो तुम श्रद्धा और समर की ओर देखते हुए इन सबके लीडर बनकर घूमते हो, पर जानते हो तुम में एक अच्छे लीडर की कोई भी क्वालिटी नहीं है। यूं तो तुम बड़े बड़े दावे करते हो, तो आज कहाँ गए तुम्हारे सारे दावे? कहाँ गई आज तुम्हारी वह बड़ी बड़ी बातें? अब तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? अब नहीं फड़फड़ा रही बोलने को? वह तंज कसते हुए बोले। वहीं उनकी बात सुनकर कर्तव्य ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली थी और उसकी पलकें सख्ती से उसकी आंखों पर छा गई थी। मेरी खामोशी को अगर कोई मेरी कमजोरी समझ रहा है, तो यह उसकी गलती है। मैं खामोश हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरी अपनी वजह है। और रही बात आपके लगाए हर एक इल्ज़ाम की, तो समय आने पर उन्हें साफ जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं। कर्तव्य संजीदगी के साथ बोला। हाँ, तुम्हें एक ही काम आता है, जिसे तुम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो। वह है बस डायलॉग बाजी करना। वह बोले। कर्तव्य ने उन्हें देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उसी वक्त उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। उसने अपने सर को झटका और अपने फ़ोन में अभी आए हुए मैसेज को खोला कि उसकी आंखें जैसे चमक उठी थी। अभी तक जहाँ उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी, अब वहाँ अचानक खुशी दिखने लगी थी। दौरा पड़ा है? कर्तव्य को अचानक से मुस्कुराता देख वह बोले। यही कुछ समझ लें आप। कर्तव्य ने जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट के हवाले किया और कुर्सी से उठकर श्रद्धा और समर की तरफ मुड़ गया। चलो मेरे साथ तुम दोनों। पर कहाँ? यूं अचानक? समर तुरंत बोला। मैंने कहा बस चलो, वह बोला और उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे श्रद्धा और समर भी निकल गए। उन तीनों को यूं जाता देख
हेड बॉस भी अपनी कुर्सी से उठे और बाहर आ गए। कर्तव्य श्रद्धा समर अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर वहां से चले गए थे। सूरज, कर्तव्य और उसकी पूरी टीम पर नज़र बनाए रखो। वहीं पर खड़े ऑफिसर सूरज से हेड बॉस बोले तो सूरज ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी थी और अपने काम में लग गए थे। वहीं कर्तव्य ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ गाड़ी को रोड पर फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। श्रद्धा आगे ही उसकी साइड में बैठी थी। वह रोड की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? इट्स टाइम फॉर एक्शन, कर्तव्य बिना किसी भाव के बोला। भाई उसका इशारा श्रद्धा, समर और बाकी सब तुरंत समझ गए थे। लेकिन कर्तव्य की बात सुनकर समर के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक उठी। हाँ, बेशक वह एक अच्छा ऑफिसर था, पर उसे खून खराबा पसंद नहीं था और वह थोड़ा डरता भी था। उसने लाचारी से सबकी ओर देखा और अपनी गन को निकालकर उसे लोड कर लिया। श्रद्धा ने भी अपनी गन को लोड कर लिया और बेसाख्ता ही उसकी नज़र पीछे मुड़ गई। समर लाचारी से उसे देख रहा था तो उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। समर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अपना ध्यान रखना और हमारे बच्चे का भी। फिक्र मत करो तुम। हाँ, सब ध्यान से सुनो। अगर दिखे कि श्रद्धा मुसीबत में है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। कर्तव्य मिरर से सबकी ओर देखकर बोला तो सबने अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वह उसकी बात समझ गए। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कर्तव्य की तरफ देखा और फिर धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट को सहलाया। करीब 1 घंटे के बाद उनकी गाड़ी जंगल में एंटर हो चुकी थी। उन्होंने उसे वहीं रोड पर ही एक साइड खड़ा किया और अपने अपने वेपन्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर कर्तव्य को फॉलो करने लगे। कर्तव्य एक अच्छे लीडर की तरह उन सबको गाइड कर रहा था और बाकी सब भी उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे और उस बात को मान भी रहे थे। वहाँ अंधेरा था और बस जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। जंगल में मौजूद जुगनू भी अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों से होते हुए वह सब एक बड़ी सी दीवार के पास पहुंच गए थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।